हम पढ़ रहे थे बेटा संसाधनों के नियोजन के बारे में। अब आगे है संसाधनों का संरक्षण। संसाधनों का संरक्षण यानी कि उनका कंजर्वेशन, कि जब तक हम संसाधनों को नहीं बचाएंगे, उनका केयरलेसली यूज इसी तरह से करते रहेंगे तो वो हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए बिल्कुल कुछ भी नहीं हम बचा पाएंगे और ना ही संसाधन बचेंगे आगे यूज़ करने के लिए। तो संसाधन किसी भी तरह के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, यानी कि एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं और इनका विवेकहीन उपयोग और अति उपयोग के कारण कई सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय समस्याएं पैदा हो गई हैं। यानी कि हम इनका बिना सोचे समझे और केयरलेसली यूज़ करते हैं, इसके कारण बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई हैं। संसाधनों का संरक्षण बहुत से नेताओं, चिंतकों और जो भी पर्यावरण सुचिंतक हैं उनके चिंता का विषय बना हुआ है। जैसे उदाहरणार्थ गांधी जी ने भी कहा था कि हमारे पास अपने उन्होंने जो संसाधनों के प्रति चिंता है वो अपने शब्दों में उन्होंने व्यक्त की थी कि हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति के लिए बहुत कुछ है। यानी कि हम उनकी आवश्यकताओं को तो पूरा कर सकते हैं, लेकिन किसी के लालच की संतुष्टि के लिए नहीं है। हम उनके लालच को पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि लालच क्या है, और ज़्यादा। इस तरह हम जो अपने नेचुरल रिसोर्सेज हैं या जो भी हैं, हम उनका अति दोहन करते रहते हैं, जिससे आज बहुत सारी बड़ी समस्याएं पैदा हो गई हैं। अब आगे इसमें आता है भू संसाधन, यानी कि लैंड रिसोर्सेज। भू संसाधन एक महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि हम पृथ्वी पर भूमि पर रहते हैं और उसका विभिन्न कामों में, विकास में योगदान है, और जो भी डेवलपमेंट है वो इस संसाधन के बेस पर ही होता है। भारत में भूमि पर विभिन्न प्रकार की भू आकृतियाँ हैं, जैसे पर्वत है, पठार है, मैदान है, द्वीप पाए जाते हैं। पर्वत पूरे भू क्षेत्र के 30% पर भारत में जो पर्वत हैं वो 30% भाग पर हैं, और कुछ बारहमासी नदियाँ भी इसी में आ जाती हैं। पर्यटन विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ प्रदान करती हैं। 27% हिस्सा जो है भारत का वो पठारी है, और जो 43% हिस्सा है भारत का वो मैदानी क्षेत्र है, जिस पर कृषि आदि के लिए भूमि अवेलेबल है। नेक्स्ट इसमें आता है भू उपयोग। भू उपयोग यानी कि जो भी हमारे पास भूमि यानी कि लैंड रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, उसका उपयोग हम किस तरह से करते हैं। तो इसमें आपके इस फिगर में आपको क्लियरली बताया गया है कि हमारे जो भी लैंड रिसोर्सेज है उसमें कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वन है, कितनी भूमि बंजर और अयोग्य है, और कितनी गैर कृषि परियोजनाओं के अंतर्गत, यानी कि उन पर अदर कमर्शियल एक्टिविटीज़ या इंडस्ट्रीज़ या जो रेजिडेंशियल एरिया है वो है। नेक्स्ट इसमें आ जाता है स्थायी चरागाहें तथा अन्य गोचर भूमि, यानी कि जहाँ पर पशुओं के लिए चरागाहें बनाई गई हैं या पशुओं के चरने के लिए उसको खाली छोड़ा गया है। विविध वृक्ष, फसल, उपवन वाले क्षेत्र की भूमि, ये सब हमारे इसमें आ जाते हैं। नेक्स्ट इसमें आता है भारत के भू उपयोग प्रारूप, यानी कि भारत का जो भी भूमि उपयोग का प्रारूप है, यानी कि स्ट्रक्चर है, वो कैसा है। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, परंतु इसके 93% भाग के ही भू उपयोग आंकड़े उपलब्ध हैं, क्योंकि पूर्वोत्तर प्रांतों में असम को छोड़कर अन्य प्रांतों के सूचित क्षेत्र के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है। कश्मीर, पाकिस्तान और चीन के अधिकृत क्षेत्र भूमि उपयोग के का भी सर्वेक्षण नहीं हुआ है, यानी कि जो हमारा कश्मीर का और जो हमारा ईस्टर्न क्षेत्र अन्य देशों के कब्जे में है उसका भी हमने सर्वेक्षण नहीं किया है। इसमें अब आता है हमारा शुद्ध बोया गया क्षेत्र या शुद्ध निवल बोया गया क्षेत्र। इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। स्थायी चरागाहों के अंतर्गत भी भूमि कम हुई है, यानी कि जो हमारी पहले पशुओं के लिए जो चरागाहें छोड़ी गई थी उसमें भी भूमि कम हो गई है। पशुधन की इतनी बड़ी संख्या के लिए चारा उपलब्ध कराने में कैसे समर्थ होंगे, और इसके परिणाम स्वरूप वर्तमान में पड़ती भूमि के अतिरिक्त अन्य पड़ती भूमि अनुपजाऊ और अन्य फसलें उगाने के लिए, यानी कि जो पहले भूमि हमारी खाली पड़ी थी अब उसको भी
उस पर भी धीरे धीरे कृषि की जा रही है। इस भूमि में 2 या 3 वर्षों में इनको 1 या 2 बार बोया जाता है। यदि शुद्ध बोए गए क्षेत्र में शामिल कर लिया जाता है तब भी भारत की कुल सूचित क्षेत्र के लगभग 54% हिस्से पर भी, यानी कि जो ऐसा एरिया है जिस पे 1 साल फसल उगाई जाती है और 2 साल खाली छोड़ दिया जाता है, या 2 फसलों के जो अंतराल है उनको छोड़ दिया जाता है, तो भी अगर उसको भी शामिल कर दिया जाए तो भारत की टोटल में से सिर्फ 54% हिस्से पर ही खेती हो सकती है। और अलग अलग राज्यों में ये अनुपात अलग अलग है। पंजाब हरियाणा में जहाँ 80% भूमि पर कृषि होती है, वहीं अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर और जो पहाड़ी इलाके हैं, गहरे वनों वाले इलाके हैं, वहाँ पर केवल 10% क्षेत्र ही शुद्ध बोया गया क्षेत्र के अंतर्गत आता है। हमारे देश में राष्ट्रीय वन नीति 1992 द्वारा निर्धारित वनों के अंतर्गत 33% भौगोलिक क्षेत्र वांछित है। यानी कि हमारे देश में जो 1952 में राष्ट्रीय वन नीति बनाई गई थी, उसमें ये लक्ष्य रखा गया था कि टोटल जो भू संसाधन है, यानी कि भूमि है, उसके 33% क्षेत्र पर भूमि जो है वन होने चाहिए। लेकिन अभी तक हम इस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाए हैं। हमारे भूमि का एक बहुत बड़ा भाग बंजर भी है और दूसरे कृषि परियोजनाओं में भी लगाया गया है। अदर एक्टिविटीज़ भी होती हैं, जैसे जो हमारी इंडस्ट्रियल एरिया है या कमर्शियल है या रेजिडेंशियल है, वो सब भी इसके अंतर्गत आ जाता है। फिर हमारा नेक्स्ट इसमें आता है बेटा भूमि निम्नीकरण और संरक्षण उपाय। यानी कि जो हमारा लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, यानी कि भूमि संसाधनों का हम अत्यधिक उपयोग कर रहे हैं, उसका क्या कारण है और उससे हम कैसे बचा सकते हैं। हम अपनी मूल आवश्यकताओं का 95% भाग भूमि से प्राप्त करते हैं। मानव कार्यकलापों के कारण न केवल भूमि का निम्नीकरण हो रहा है, बल्कि भूमि को नुकसान पहुंचाने वाले प्राकृतिक ताकतों को भी बल मिल रहा है। यानी कि जो भी हम ज़्यादा से ज़्यादा उसको यूज़ कर रहे हैं, उससे भूमि को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। भारत की लगभग 28% भूमि निम्नीकृत वनों के अंतर्गत है। 56% जल अपर्दित क्षेत्र है, यानी कि इतनी तो भूमि निम्नीकरण के अंतर्गत है। इतनी क्षेत्र पर जल के कारण अपर्दन हो जाता है। कुछ लवणीय और क्षारीय, यानी कि जहाँ पर सॉल्टी है, जिससे वो भूमि क्या हो जाती है, बंजर हो जाती है, वो है। वन उन्मूलन के कारण भी भूमि खराब हो रही है, या अत्यधिक पशुचारण के कारण भी। तो इस प्रकार हमारे टोटल जो लैंड है उसका यूज़ कहाँ कहाँ पर कितना हो रहा है, इसमें वो बताया गया है इस फिगर में। ठीक है, आगे आ जाता है हमारा बेटा खनन के उपयोग। खदानों वाले स्थानों को गहरी खाइयों और मलबे के साथ खुला छोड़ दिया जाता है। इसके कारण भी हमारे भूमि निम्नीकरण हो रहा है। यह अत्यधिक कृषि की जा रही है, जिससे पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर्स ये डाले जा रहे हैं, जिससे भूमि बंजर हो रही है। या जो हमारी केमिकल्स या फैक्ट्रियों से जो केमिकल्स निकलते हैं, रासायनिक पदार्थ निकलते हैं, उन्हें खुले में छोड़ दिया जाता है, जिससे भूमि बंजर हो रही है। तो ये सब इसके कारण हैं। इन सब को सुलझाने के लिए हमें उचित प्रबंधन की आवश्यकता है। हमें मिट्टी के अपरदन को रोकने के लिए पेड़ों की एक रक्षक मेखला, जिसे हम शेल्टर बेल्ट भी बोलते हैं, वो लगानी चाहिए। रेतीले टीलों को या जो मरुस्थलीय क्षेत्र है वहाँ पर भूमि का अपरदन, ये बालू टीलों का जो उड़ कर जाना है, उनको हम कांटेदार झाड़ियाँ लगाकर रोक सकते हैं। शुष्क क्षेत्रों में भी बंजर भूमि का उचित प्रबंधन किया जा सकता है। खनन नियंत्रण और औद्योगिक जल को परिष्करण के बजाय, यानी कि उसको शुद्ध करके विसर्जित किया जाए, ताकि कम से कम भूमि प्रदूषण हो सके। नेक्स्ट हमारा इसमें आ जाता है मृदा संसाधन, यानी कि मिट्टी जो है वो एक रिसोर्सेज है। मिट्टी अथवा मृदा सबसे महत्वपूर्ण नवीकरण योग्य प्राकृतिक संसाधन है। यह पौधों के विकास का माध्यम है, जो पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीवों का पोषण करती है। सभी प्रकार के पेड़ पौधे, जीव जंतु हमारी मिट्टी पर ही निर्भर करते हैं। मृदा बनने की प्रक्रिया में लाखों वर्ष लग जाते हैं। इसके लिए जो मूल चट्टान है, उसके बाद संस्तर सेल है, जलवायु है, वनस्पति है, ये सब फैक्टर हैं जो मृदा के बनने को प्रभावित करते हैं। इसमें हमारा आ जाता है जो
अपक्षय रहित आधारी चट्टानें, इसे हम क्या कहते हैं, मूल चट्टान कहते हैं। ये जो हमारी होती है वो अपक्षय पर आधारित चट्टान होती है, यानी कि धीरे धीरे इसकी वेदरिंग होने लगती है, यानी कि वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूटने लगती है। फिर जो ऊपर वाली है इसमें और अन्य पदार्थ बालू, गाद, सिल्क, मृदा मिल जाते हैं और फिर मिट्टी की ऊपरी परत मृदा तैयार हो जाती है। आगे आता है इसमें मृदाओं का वर्गीकरण। भारत में अनेक प्रकार के उच्चावच भू आकृतियाँ पाई जाती हैं, इसके कारण यहाँ पर अनेक अलग अलग प्रकार की मृदा पाई जाती है। पहले है जलोढ़ मृदा, इसे हम एलुवियल सॉइल भी कहते हैं। यह बहुत ही उपजाऊ मिट्टी है। यह हिमालय की 3 महत्वपूर्ण नदी तंत्रों सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाए गए क्षेत्र पर पाई जाती है। हमारा जो ये एरिया है, ये जो प्लेन एरिया है, एक मिनट बेटा, ये जो एरिया है, ये जो हिमालय के ये यहाँ पर हमारे किस तरह की मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। अब ये किससे बनी होती है, ये जो भी नदियाँ अपने साथ निक्षेप डिपॉजिट लेकर आती हैं, जो भी रेत, मिट्टी, सिल्ट, कंकड़, बजरी, पत्थर जो भी लाती है उनको जमा करती जाती है और धीरे धीरे इन मृदा का निर्माण होता है। ये संकरी गलियारों के द्वारा ये मृदाएं राजस्थान और गुजरात में भी फैली हुई हैं और पूर्वी तट में विशेषकर महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों के डेल्टा पर पाई जाती हैं। जलोढ़ मृदा में रेत, सिल्ट और मृत्तिका के कण होते हैं। इस मिट्टी को आयु के आधार पर 2 भागों में बांटा जाता है, बांगर यानी कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी, खादर और नई जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मृदाएं बहुत उपजाऊ होती हैं और इनमें जो पोटास, फास्फोरस और चूना युक्त होती हैं और इस पर गन्ने, चावल और गेहूं की फसल ज़्यादा उगाई जाती हैं। जहां पर ये मृदा पाई जाती है वहां पर जनसंख्या घनत्व भी बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो आपको पता ही है कि हमारे जो इंडिया का ये जो पूर्वी क्षेत्र है, यानी कि उत्तर जो भाग है, ये यहाँ पर जनसंख्या घनत्व भी ज़्यादा है और जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी है वो भी इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा होती है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है बेटा काली मृदा, यानी कि ब्लैक सॉइल। इस मृदा का रंग काला होता है, इसे रेगड़ मृदा भी कहा जाता है और इस मृदा में कपास की खेती बहुत ही अच्छी होती है। यह काली मृदा के बनने में महत्वपूर्ण योगदान है जलवायु का और जनक शैलों का, यानी कि मूल चट्टान का। इस प्रकार की जो मृदा है वो हमारी दक्कन के पठार यानी कि जो बेसाल्ट है उसमें पाई जाती हैं। काली मृदा बहुत ही महीन कणों तथा मृत्तिका से बनी होती है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है बेटा इसमें लेटराइट मिट्टी। जो लेटराइट मृदा है वो ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है ईंट। लेटराइट मृदा का निर्माण उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण यानी कि जो गर्म क्षेत्र है और जो उष्ण और गर्म कम क्षेत्र है या आर्द्र है उन क्षेत्रों में ये इस मृदा का निर्माण होता है और इसका जो pH है वो 6.0 होता है और यह है अधिकतर दक्षिणी राज्य महाराष्ट्र और पश्चिमी घाट के क्षेत्रों और उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल आदि क्षेत्रों में पाई जाती हैं। यहाँ पर सदाबहार वन मिलते हैं और इसमें ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है इसमें बेटा मरुस्थलीय मृदा। एक मिनट, मरुस्थलीय मृदा, यह मरुस्थल क्षेत्रीय, ये इसके नाम से ही जैसे आपको पता चल रहा है यह डेजर्ट एरिया में पाई जाती है और इसमें जो नमी है वो बहुत ही कम होती है और इसको वाष्पीकृत करके खाने का नमक भी बनाया जा सकता है और इसमें ह्यूमस और मृदा में बहुत ही कम नमी होती है। ह्यूमस नाम मात्र होता है और कैल्शियम की मात्रा इसमें बढ़ती चली जाती है। यह मृदा हमारे राजस्थान के थार डेजर्ट इलाके में पाई जाती है। नेक्स्ट हमारी आती है इसमें वन मृदा। ये मृदाएं आमतौर पर पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों पर पाई जाती हैं और इन मृदाओं का गठन पर्वतीय पर्यावरण के अनुसार बदलाव के कारण होता है। नदी घाटियों में ये मृदाएं दोमट और सिल्टदार होती हैं।
और ये भी ह्यूमस रहित होती हैं। नदी घाटियों के निश्चित विशेषकर निचले क्षेत्रों में इस प्रकार की मृदा पाई जाती है। अब आता है मृदा अपरदन और संरक्षण। मृदा का अपरदन होता है पानी के कारण, हवा के कारण। हवा अपने साथ उड़ा कर ले जाती है, पानी अपने साथ मिट्टी को काट कर ले जाता है। ये मेन फैक्टर हैं हमारी मृदा अपरदन के, और इनको रोकने के लिए शेल्टर बेल्ट्स या डैम्स या मतलब ऊंची बीच में जो घास की पट्टियाँ, ये सब हम लगाकर ज़्यादा से ज़्यादा मृदा अपरदन को रोक सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे एक्सरसाइज करेंगे।